वालेकुम डियर स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री वेरी फर्स्ट चैप्टर में से मैस स्पेक्ट्रोमेट्री अंडर डिस्कशन टॉपिक है। और स्टूडेंट ये वाला टॉपिक अपनी नौइयत का एक अहम तरीन टॉपिक है। सो तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इस मेरे लेक्चर को बगौर सुनिए, समझिए और पढ़िए। उसके बाद अगर समझ ना आई तो पैसे वापस। हालांकि आपने पैसे तो दिए कोई नहीं है, लेकिन मेरी जो कैमरामैन है वो समझ रही हैं, उनके पैसे वापस अगर समझ ना आई तो। हाँ, हमारा जो टॉपिक है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, इसकी डेफिनेशन से हम स्टार्ट लेते हैं। इट इज़ एन एनालिटिकल प्रोसेस विच इज़ यूज्ड टू मेजर एग्जैक्ट masses ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स एंड देयर रिलेटिव अबेंडेंस। सेम एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनकी जब एक एनालिटिकल जो स्टडी की गई तो हर एक एटम अपने जो है वो हिस्सों में बटा हुआ पाया गया, जिनको आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोटोप्स एक ही एटम के वो जुज़ होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर्स एक जैसे होते हैं लेकिन मैसेज मुख्तलिफ होते हैं। तो वो वाले एटम्स और उनकी जो उनके जो एग्जैक्ट मैसेज होते हैं, मतलब एटम्स के जो आइसोटोप्स हैं उनके एग्जैक्ट मैसेज कितने कितने हो सकते हैं। नंबर्स तो एक जैसे होने हैं, और दूसरी बात है देयर रिलेटिव अबेंडेंस, वो कितनी बाय नेचर किस रेशो के साथ पाए जा रहे होते हैं। इसको बोला जाता है रिलेटिव अबेंडेंस, मतलब वो कितनी कितनी मिकदार में एक ही एटम के आइसोटोप्स पाए जाते हैं। इन चीज़ों की स्टडी मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर की जाती है एफएससी के लेवल तक। अच्छा, अब इसको मज़ीद आगे इसके इंट्रोडक्शन पे जाएं तो दिस थ्योरी वाज, मतलब दिस कंसेप्ट वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय एस्टन। एस्टन एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया। लेटर ऑन बाद में डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर इंट्रोड्यूस हुआ, और दिस वाज डिज़ाइंड फॉर एलिमेंट्स फाउंडेड इन सॉलिड स्टेट। ये वाला जो डेम्स्टर जो प्रोसेस है, डेम्स्टर स्पेक्ट्रोमीटर है, इसके तहत ऐसे सब्सटेंसेस जो कि अपनी सॉलिड नेचर में या सॉलिड स्टेट में पाए जाते थे, उनके अंदर मौजूद एटम्स के आइसोटोप्स के एग्जैक्ट मैसेज और उनकी रिलेटिव अबेंडेंस को समझा गया। जो रिसेंटली जो स्टडीज़ या जो हमारे अंडर डिस्कशन जो स्टडी चलेगी नेक्स्ट, वो डेम्स्टर्स जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर है उसकी बेस पे डिस्कस होती है। अब इसमें स्टेप्स हैं, मतलब जो डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर है उसमें कितने कितने जो मराहिल हैं वो शामिल हैं। तो सबसे पहला मरहला है वेपराइजेशन, दूसरा है आयोनाइजेशन, तीसरा है एनालाइज़र स्टेप प्रोसेस, चौथे में आता है आयन कलेक्टर और इलेक्ट्रोमीटर, और इस तरीके से लास्ट वन इज़ डिटेक्टर। अब इसके बाद हम ये वाले जो मेथड्स हैं या ये वाले जो स्टेप्स हैं जो डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर अंडर डिस्कस हैं, इनको मिला के इनसे यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। और वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि व्हाट इज़ मैस स्पेक्ट्रोमेट्री एंड व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इट। मीन मैस स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है और इसका प्रिंसिपल आप बयान करो। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की आपने डेफिनेशन लिखनी है। इट इज़ एन एनालिटिकल प्रोसेस और टेक्निक विच इज़ यूज टू मेजर एग्जैक्ट मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स एंड देयर रिलेटिव अबेंडेंस एंड इट्स प्रिंसिपल इज़ एज इट इज़। फर्स्टली ये वाले जो स्टेप्स हैं इन्हीं को स्मार्ट करके आपने यहाँ पे मेंशन करना है। फर्स्टली सब्सटेंसेस इज़ वोलेटाइलाइज्ड, इसके तहत जो सॉलिड स्टेट में सब्सटेंस पाया जाता है उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, वोलेटाइलाइज किया जाता है, मतलब उसको वेपराइज किया जाता है। कह सकते हैं फर्स्टली सब्सटेंस इज वेपराइज्ड, देन आयोनाइज्ड अंडर हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद जो वोलेटाइलाइज्ड और वेपर स्टेट जो सब्सटेंस की है उसको आयोनाइज किया जाता है, मतलब पहले तोड़ा जाता है सब्सटेंस को, फिर उसको क्या किया जाता है, हाई एनर्जी बीम इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई जाती है वेपर्स के ऊपर, और वहाँ से गैसियस आइंस प्रोड्यूस होते हैं। गैसियस पॉजिटिव आइंस चूँकि जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं तो जो वेपर स्टेट में जो एटम्स होते हैं, मतलब एटम के जो आइसोटोप्स होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन
जो बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पहले से मौजूद आइसोटोप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे और वहाँ से पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। आर सेपरेटेड ऑन द बेस ऑफ m/e रेशो। हर एक जो आइसोटोप होगा उसका मैस मुख्तलिफ होगा, चार्ज भी मुख्तलिफ हो सकता है या सेम भी रह सकता है, क्योंकि चार्ज का इन्हसार होना है रिमूव होने वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो वहाँ से फिर उसके बाद हर एक जो आयन होगा उसकी मैस बाय चार्ज रेशो जो है वो डिफरेंट हो सकती है, एंड देन रिकॉर्डेड ऑन द इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। उसके बाद इनको पीक्स की सूरत में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन की बात है, वजाहत की बात है। इन्हीं ये जो स्टेप्स हैं इनके अंदर जो कुछ स्टेप वाइज हो रहा होता है उसको मैंने स्टार्स की सूरत में, पॉइंट्स की सूरत में बयान किया। सबसे पहला पॉइंट क्या है भला? डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर की बेस पे इन वेपराइजेशन, सबसे पहला वाला जो स्टेप है वो वेपराइजेशन है। इन वेपराइजेशन चैम्बर सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस जो कि लिया जाता है इसके केस में, उसको क्या किया जाता है? इज़ कन्वर्टेड इनटू वेपर्स एट वेरी लो प्रेशर, मतलब बहुत ही कम प्रेशर के ऊपर इसको सब्सटेंस को वेपराइज किया जाता है। और प्रेशर की वैल्यू क्या है? 10⁻⁻6 टू 10⁻⁷ टॉर। उसके बाद क्या है? सेकंड पॉइंट बनता है इन आयोनाइजेशन चैम्बर। जब इन सब्सटेंसेस को, जो सब्सटेंसेस इनिशियली लिया जाता है उसको जब वेपराइजेशन चैम्बर से गुजारा जाएगा तो वो सब्सटेंस अपने जो इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं उनमें कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या किया जाता है? इन आयोनाइजेशन चैम्बर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आर थ्रोन अपॉन वेपर्स एज अ रिजल्ट ऑफ इट positive ions are produced have different mass due to presence of different isotopes। मतलब मुख्तलिफ आइसोटोप्स, मतलब है कि जब इनको वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर लिया जाता है तो उसके बाद उनमें से उसके ऊपर हाई बीम इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट होती है, उससे फिर पॉजिटिव आइंस बनते हैं। उनमें से जो पॉजिटिव आइंस होते हैं उनकी मैस टू चार्ज रेशो डिफरेंट हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये वाला एक स्केच डायग्राम है इस मैस स्पेक्ट्रोमीटर की पूरे प्रोसेस को इधर इस स्केच के अंदर जो है वाज़े किया गया। देखो हमने अभी पढ़ा है मैस, जो डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर है उसके अंदर सबसे पहले सब्सटेंस जो कि वो या तो सॉलिड स्टेट में होता है या फिर वो लिक्विड सब्सटेंस के तौर पे होता है, उसको क्या कर लिया जाता है? सबसे पहले वेपराइज कर लिया जाता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास यहाँ पे कोई ये है कोई चीज़ जिसके अंदर वो सब्सटेंस बतौर सॉलिड मौजूद है, यहाँ पे ये पाया जा रहा है। सबसे पहले क्या किया जाएगा? अगर ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर है तो इसको क्या किया जाएगा? इसको किया जाएगा हीट। जब इसको हीट किया जाएगा बंसन बर्नर की बेस पे तो ये सब्सटेंस क्या हो जाएगा? वेपराइज हो जाएगा या वोलेटाइल हो जाएगा। इसको यहाँ से इसको इन किया जाता है। जैसे ही इन किया जाता है तो यहाँ से ये फिलामेंट है, इसको मतलब पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया गया है। मतलब यहाँ से ये जो फिलामेंट है इससे हाई एनर्जी बीम इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट होती है। नीचे ये एक प्लेट है जिसके अंदर यहाँ से मौजूद जो वेपराइज्ड जो सब्सटेंस है वो इन किया जाता है, वो यहाँ पे पड़ा होता है। इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऊपर से ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की सूरत में जब इसके ऊपर आता है, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज इधर ही आना होता है। जब ये बम्बार्डमेंट होती है तो यहाँ पे होते हैं वेपर स्टेट में जो एटम्स के जो सेपरेटेड जो पार्ट्स हैं जिनको हमने आइसोटोप बोला है, उनके साथ जब ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन, लेट्स सपोज यहाँ पे ये एक न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग में ये इलेक्ट्रॉन है, तो जब ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ से बम्बार्डमेंट है ना इलेक्ट्रॉन की, तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को सेम नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करने से ये इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ओवरऑल इसके ऊपर, इस पार्टिकल के ऊपर प्लस चार्ज शो हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से ये प्लस चार्ज सब्सटेंसेस इधर से निकलते हैं। आगे जो है, आगे यहाँ पे इस बात को फिर आगे एक्सप्लेन किया जाता है इस पॉइंट के अंदर। इन एनालाइजिंग स्टेप एक्सेलरेशन of ions takes place by applying potential difference which its value is 500 to 2000 volts। ये जो प्लस चार्ज आइंस होते हैं आइसोटोप्स की सूरत में, ये आगे एक अप्लाई की जाता है एक पोटेंशियल, मतलब इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
इस प्लेट के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज मीन पोटेंशियल डिफरेंस की सूरत में 500 से 2000 वोल्ट होता है। अब ये नेगेटिव ग्रिड स्टेशन भी इसको बोला जा सकता है। ये जब नेगेटिव ग्रिड स्टेशन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे मौजूद है प्लस चार्ज, ये फ़ौरन से इसकी जानिब अट्रैक्ट हो आएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बिटवीन परफोरेटेड प्लेट्स, यहाँ पे प्लेट्स हैं, जैसे ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है प्लेट्स, और ये परफोरेटेड का मतलब जालीदार। एंड इसके बाद यहाँ से जब ये नेगेटिव प्लस चार्ज इसकी जानिब अट्रैक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आगे क्या होता है, डिफ्लेक्शन ऑफ दीज सेपरेटेड आइंस इज़ डन बाय द अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे ये जो प्लस चार्ज ढेर सारी अमाउंट में यहाँ पे आके बैठ गए हैं, इनको आगे डिफ्लेक्ट करवाया जाता है बाय अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये आगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है इसकी सूरत में यहाँ पे, और ये हमारे सामने, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसकी सूरत में इन यहाँ पे मौजूद बैठे हुए प्लस चार्जेस को इधर आगे डिफ्लेक्ट करवाने के लिए या आगे मूव करवाने के लिए क्या किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। अब यहाँ से पहले इस बात को समझ लेते हैं कि ये जब इधर चुके है क्या भला नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे प्लस चार्ज आइंस इसकी जानिब अट्रैक्टेड रहेंगे। पहली तो बात है कि यहाँ से नेगेटिव प्लस अपोजिट चार्जेस यहाँ पे एक दूसरे के साथ मिलजुल के दोस्ती बना के बैठे रहेंगे, लेकिन इनको यहाँ से प्लस चार्जेस को हमने यहाँ से किसी तरीके से जो है वो अलहदा करवाना है। वो क्या है, वहाँ के इस प्रोसेस को सही तौर पे कैरी आउट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो मैग्नेट मीन जो है ये एक मकनातीसी फील्ड होता है जो कि दूसरे अपोजिट चार्ज को अपनी जानिब अट्रैक्ट कर लेता है। तो अब ये इसकी फ़ोर्स इतनी स्ट्रांग होगी कि यहाँ पे मौजूद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इससे भी जब स्ट्रांग हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की फ़ोर्स, तो ये प्लस चार्ज यहाँ से इस जगह को छोड़ देंगे और आगे मूव करना शुरू कर देंगे। अब ये प्रोसेस यहाँ से लेके अच्छा, यहाँ से ये जो मैग्नेटिक यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला जो दौरानिया है ना, इसको एनालाइजिंग स्टेप का नाम दिया जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे का सारा एनालाइजिंग स्टेप है, जिसके अंदर एक्सेलरेशन ऑफ आइंस भी टेक्स प्लेस होती है और डिफ्लेक्शन जो होती है बाय अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड वो भी टेक्स प्लेस होती है। लिहाजा ये एनालाइजिंग स्टेप कहलाया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है। तो यहाँ से हमारे सामने एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बनता है, क्योंकि ये वाले जो पार्टिकल्स हैं इनके मैसेस डिफरेंट हैं, क्योंकि एक ही एटम्स के मुख्तलिफ मैस रखने वाले आइसोटोप्स होते हैं। तो और उनके ऊपर चार्जेस भी मुख्तलिफ हो सकते हैं या सेम भी हो सकते हैं। अगर तमाम पार्टिकल से एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव होता रहा होगा बाय अप्लाइंग दिस नेगेटिव ग्रेड स्टेशन, तो फिर एक ही किस्म का चार्ज उनके ऊपर अपीयर होगा। तो यहाँ से आगे रिलेशनशिप ऐसे बनता है कि m/e वैल्यू, हर एक पार्टिकल जो यहाँ से इधर तक पहुँचा है उसका m/e वैल्यू का रिलेशन किसके साथ है, स्क्वायर ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ है, रेडियस के स्क्वायर के साथ है और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है। तो यहाँ से आगे पॉइंट बनता है बाय कीपिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इफ़ h इज़ इंक्रीज्ड आर आल्सो इंक्रीज्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू को कांस्टेंट रख दें, इसको छेड़े नहीं, मतलब 500 है तो 500 पे फिक्स कर दें, 600 ना हो, मतलब ये जो वेरिएशन है ना 500 से 2000 तक है, लेकिन उसको किसी एक वैल्यू के इन बिटवीन फिक्स कर दें तो फिर वो कांस्टेंट। और इफ़ h इज़ इंक्रीज्ड देन आर आल्सो इंक्रीज। देखो यहाँ से हमने समझा है डिफ्लेक्शन को। जब ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है ना तो यहाँ पे ये वाली जो प्लेट्स हैं इनका काम क्या है, सेंटर में होता है होल, और इन होल का मकसद ये है कि ये वाले जो डिफरेंट डायरेक्शन से इधर इलेक्ट्रॉन मीन पॉजिटिव आइंस m/e वैल्यू वाले जब स्ट्राइक करेंगे तो ये हर एक जगह से पास आउट नहीं हो पाएंगे, वे पीछे आएंगे और फिर मुड़ के फिर इधर से पास होंगे। पहली बात है कि ये बाकायदा तौर पे दरमियान में इन प्लेट्स के होल होता है और ये रेगुलराइज करने के लिए मुख्तलिफ आइसोटोप्स को ये वाला सेटअप अप्लाई किया जाता है। तो दरमियान में एक होल से जब ये एकदम से गुजरेंगे ना तो यहाँ से गुजरने के साथ ही इनके ऊपर चुके हैं प्लस चार्ज, तो ये अपोजिट प्लेट जो होगी मैग्नेट सेटअप की उसकी जाने मूव करेंगे। तो यहाँ से अगर ये वाली जो फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड की अगर ये स्ट्रॉन्ग होगी
तो फिर जो R की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, H इज़ इंक्रीज़ R आल्सो इंक्रीज़। इसकी मिसाल ऐसे है कि यहाँ पे ये चीज़ बंधी हुई है, मतलब प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ बॉन्डेड है, और ये वाली फोर्स जैसे इंक्रीज़ करते जाएंगे, मतलब पहले फोर्स थोड़ी थी 10 के राउंड अबाउट, फिर 20 के राउंड अबाउट चली गई, तो अचानक से जैसे कोई एक किसी चीज़ को पकड़ा हुआ हो हमने, तो उसको खींचें तो वो खींचती नहीं है। जैसे हम अपनी फोर्स बढ़ाते रहें वो अचानक से वहाँ से उसका कनेक्शन टूटता है और वो चीज़ वहाँ से दूर कहीं जाके गिरती है। ठीक है, तो इसका मतलब है जैसे ही इसकी फोर्स बढ़ती जाएगी यहाँ से ये अचानक से छूटेगा, ये मतलब नेगेटिव प्लस चार्ज पार्टिकल्स जिसको आइसोटोप्स बोला गया है, तो अचानक से यहाँ से मतलब अनबाउंड होंगे और यहाँ से तेज़ी के साथ बड़े रेडियस के साथ जो है ना वो टर्न होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे। तो ऐसे ही कुछ बात है कि जब यहाँ से ये वाले आइंस जो हैं इधर से इसकी जानिब यहाँ पे मूव करते हैं तो आगे की जानिब जाके कहीं ये डिफ्लेक्ट बैक होते हैं। दूसरी बात ये है कि ऐसे किस्म के आइसोटोप्स जिनके मैसेज ज़्यादा होंगे, एक चीज़ थोड़े मैस की है उसको हम ऐसे धक्का लगाते हैं तो वो जल्दी से उसके अंदर मोशन आ जाती है, वो रेड़ना शुरू कर देती है। अगर उसमें उसका मैस ज़्यादा हो तो पहले तो वो छोटी फोर्स है उसके ऊपर असर पड़ता कोई नहीं है। ठीक है, एक भारी सा बंदा है उसको हम धक्का लगाएं तो उसने तो खड़े रहना है, वो आगे हिलेगा नहीं। अगर एक हौला सा बंदा है उसको थोड़ा सा भी फोर्स लगाएं तो वो कहीं दूर जा गिरेगा। तो अब ऐसे ही कोई बात है कि यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स जिनके मैसेज हैवियर हैं, ज़्यादा हैं, उनके ऊपर पहले तो फोर्स का असर पड़ेगा नहीं। अगर पड़ गया तो वो उसके अंदर मोशन अब आ जानी है और उनको रोकना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसे ही बात है कि ये जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पे आगे की जानिब मूव करने के बाद फिर से डिफ्लेक्ट होंगे, मतलब अपोजिट मैग्नेट की जानिब जाके वो टर्न होंगे, और जिनके मैसेज स्मॉलर होंगे वो फ़ौरन से इन रेगुलराइज हो के इन होल से फ़ौरन से अपोजिट जो मैग्नेट होगा जो हमारे पास वो होगा मतलब पॉजिटिव चार्ज उस मैग्नेट की जानिब वो टर्न हो जाएंगे। मतलब ऐसे अच्छा, यहाँ पे लिए गए जो मटेरियल है लेट्स सपोज वो एक नियॉन गैस का था। नियॉन को जब इसके साथ इस प्रोसेस से गुजार के देखा तो नियॉन के 3 आइसोटोप्स थे, एक का मैस 20, दूसरे का 21, तीसरे का 22। देखें 22 वाला वो आगे की जानिब जाके फिर वो जो है वो टर्न हो रहा है, और 20 वाला फ़ौरन से ऐसे गुजरा ही है, तो यानी फ़ौरन से उस मैग्नेट की जानिब उस अट्रैक्शन उसने दे दी है और वो उसका रेडियस, अब इसका रेडियस जो है ये स्मॉलर बनता है। अगर यहाँ पे सेंटर लें तो ये रेडियस स्मॉलर रेडियस का ये वाला आइसोटोप है। इसी तरीके से ये वाला आइसोटोप लार्जर रेडियस का है, ये वाला आइसोटोप उससे लार्जर रेडियस का होगा। तो ये बात इस पॉइंट से वाज़ेह है। इसके बाद आगे की बात जो है वो ऐसे ही है, इट कैन आल्सो बी डन बाय कीपिंग एच कांस्टेंट एंड चेंजिंग ई। ये वाली बात इस रेडियस के अकॉर्डिंग हम इस रेफरेंस से भी समझ सकते हैं कि हम एच को कांस्टेंट कर दें और इसको जो है ना वो फोर्सफुल इसको वेरिएबल रखें, तो फिर भी जो है ना ये ऐसे ही कुछ प्रोसेस होगा जैसे रेडियस के अकॉर्डिंग हमने ऊपर वाले पॉइंट को समझा है कि इसने खींचे रखना है उसको, और फिर से जब ये इसके ऊपर इसकी फोर्स कुछ बनेगी तो यहाँ से अचानक से यहाँ से जब उनकी अनबाउंडिंग होगी तो वहाँ से फिर बड़े रेडियस के साथ वो डिफ्लेक्ट होंगे। उसके बाद है सो स्मॉलर द m/e वैल्यू स्मॉलर द आर प्रोड्यूस बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगर m/e वैल्यू स्मॉलर हो, मतलब क्या कि मैस अगर छोटा हो, थोड़ा हो, ठीक है, ओवरऑल ये वाली चीज़ जो है वो स्मॉलर यानी रेशो में आएगी। तो स्मॉलर होगी, मैस थोड़ा होगा तो रेडियस भी थोड़ा छोटा होगा, स्मॉलर विल बी द आर प्रोड्यूस्ड। अगर ये मैस जैसे आप इसको समझो ये मैस स्मॉलर है तो इस मैस स्मॉलर है, ये मैस कम है, ठीक है, जो 20 मतलब मैस रखने वाला आइसोटोप है नियॉन का, तो उसके जो आर की वैल्यू है वो भी छोटी ही है, ये आर इसका रेडियस कम स्मॉलर बनता है। इस तरीके से आगे है ईच आइन हैज़ स्पेसिफिक m/e वैल्यू। हर एक आइन जो यहाँ से बनेगा आइसोटोप्स के रेलेवेंट उनकी अपनी एक मखसूस m/e वैल्यू होती है, क्योंकि मैस हर एक का मुख्तलिफ होता है, चार्ज बेशक सेम हो तो वो m/e वैल्यू जो है वो मुख्तलिफ होगी हर एक आइसोटोप्स की। दीज आइन्स कलेक्टेड टू ऑन इलेक्ट्रोमीटर दिस डिवेलप्स इलेक्ट्रिक करंट।
अब यहाँ पे डिटेक्टर होता है या इलेक्ट्रोमीटर होता है जिसके ऊपर इन आयंस को इकट्ठा जमा कर लिया जाएगा, और वहाँ से आप ऐसे समझो कि यहाँ पे चार्ज है 20 वाला, यहाँ पे 21, 22, इनके साथ बल्ब लगा दिया जाए। ये आयंस हैं। देखें आप, करंट कब फ्लो करता है, जब जो है या तो नेगेटिव चार्ज पाया जा रहा हो इलेक्ट्रॉन की सूरत में, या फिर पाया जा रहे हो आयंस। तो इनके साथ जब बल्ब कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आयंस हैं, चार्ज कुछ है, तो अगर जिस बल्ब की ग्लो को ज़्यादा देर तक रहेगी, क्या सोचेंगे कि वहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था वो ज़्यादा था। ठीक है, तो अब यहाँ से ग्लोनेस ऑफ बल्ब से अंदाज़ा लगाया जाएगा कि कौन सा आइसोटोप कितनी एबंडेंस के साथ है। अगर उसने कौन सा बल्ब जो है वो कितनी ग्लो के साथ उसने कुछ कितनी देर तक वो उसने ग्लो जारी रखी। स्ट्रेंथ ऑफ करंट फॉर ईच बीम गिव द रिलेटिव एबंडेंस ऑफ ईच आयन। हर एक जो हमारे पास